सोचिए, कैसा होता है जब आपका बचपन कोई सामान्य कहानी ना होकर एक डरावना और यहां तक कि एक अजीबो-गरीब मजाक बन जाए। आज हम इसी दुनिया में उतरने वाले हैं ऑगस्टिन बरोस की किताब रनिंग विद सिजर्स के इस विश्लेषण के साथ। देखिए, कुछ संस्मरण आपको बस अपने बचपन का गवाह बनने के लिए बुलाते हैं, लेकिन ऑगस्टिन बरोज आपको उस बचपन को उनके साथ जीने की चुनौती देते हैं। और मैं पहले ही बता दूं, ये कोई आसान सफर नहीं होने वाला। रनिंग विद सिजर्स सिर्फ एक डार्क कॉमेडी नहीं है, नहीं, बल्कि ये माता-पिता की लापरवाही, मानसिक बीमारी और मुश्किल से मुश्किल हालात में इंसान के टिके रहने की उस बेतुकी ताकत पर एक कच्चा और बहुत ही परेशान कर देने वाला आईना है। तो आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इस पूरी अराजकता के आने से बहुत पहले ऑगस्टिन नाम का एक लड़का था जो अपनी जिंदगी में किसी तरह की व्यवस्था, एक स्ट्रक्चर खोजने की कोशिश कर रहा था। आप सोचिए, वो घंटों अपने बालों को संवारता था, शैम्पू के विज्ञापनों को तो जैसे किसी धर्म की तरह मानता था और मशहूर होने के न जाने कितने बड़े बड़े सपने देखता था। लेकिन ये कोई बचकाना घमंड नहीं था, नहीं, ये तो एक तरह का भावनात्मक कवच था, उसके टूटते हुए घर के खिलाफ एक ढाल। घर का माहौल कुछ ऐसा था कि एक तरफ उसकी माँ डियाड्रे धीरे धीरे अपनी मानसिक स्थिरता खो रही थी और दूसरी तरफ उसके पिता का जो ठंडा और दूर का रवैया था वो उसे और भी अकेला कर रहा था। और फिर एक दिन इसी सारी उथल-पुथल के बीच डियाड्रे ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने ऑगस्टिन को अपने साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर फिंच के हवाले कर दिया। और बस यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। डॉक्टर फिंच का घर वो कोई आम घर नहीं था, उसे आप एक जर्जर हवेली कह सकते हैं, जहां फिंच खुद को भगवान समझता था और उसका घर उसकी प्रयोगशाला थी। ये एक मनोवैज्ञानिक जंगल की तरह था, जहां अजीब अजीब मरीज थे और टूटे फूटे बेमतलब के नियम। बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, बड़े लोग तो जैसे नींद में चलने वालों की तरह यहां वहां भटकते थे। क्यों? क्योंकि यहां नियम समाज की एक दमनकारी सोच का हिस्सा माने जाते थे। यहां तक कि इस घर का ये मानना कि भगवान टॉयलेट में रहते हैं और किसी के मल में भविष्य देखा जा सकता है, ये सिर्फ एक मजाक नहीं था, ये असल में उस घर के पूरे विकृत तर्क का एक प्रतीक था। और इस पूरे अजीबो-गरीब नाटक का डायरेक्टर कौन था? खुद डॉक्टर फिंच। वो अपनी ताकत से खेल रहा था, अपनी गैर जिम्मेदारियों पर थेरेपी के बड़े बड़े शब्दों का नकाब चढ़ाकर, और एक ऐसा माहौल बना रहा था जो जितना अनियंत्रित था उतना ही असुरक्षित भी। अब ऐसे घर में जहां कोई नियम नहीं, कोई रोक टोक नहीं, वहां सीमाएं तो थी ही नहीं। और जरा सोचिए, जब बचपन से सारी हदें मिटा दी जाएं तो होता क्या है? ऑगस्टिन का सामना एक ऐसी सच्चाई से होता है जो किसी को भी विचलित कर दे। उसी घर में रहने वाले एक वयस्क मरीज के साथ उसका यौन संबंध। बरोज इस बारे में बहुत ही दर्दनाक ईमानदारी से लिखते हैं। वो इसे किसी नई खोज की तरह नहीं दिखाते, बल्कि इसे भावनात्मक भूख और एक पूरी तरह से नाकाम माहौल के एक लक्षण के तौर पर पेश करते हैं। मतलब उसे वो बचपन तो मिला ही नहीं जहां सुरक्षा या सहमति जैसी बातें सिखाई जाती हैं। इसके बजाय उसे अंतरंगता और शोषण के बीच का फर्क खुद सीखना पड़ा। एक ऐसा सबक जो किसी भी बच्चे को कभी नहीं सीखना चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि इतनी भयावहता, इतने दर्द के बीच कोई जी कैसे सकता है? और यहीं हमें बरोस की असली प्रतिभा देखने को मिलती है। प्रतिरोध के एक हथियार के रूप में हास्य का इस्तेमाल, मतलब मलबे के बीच हंसना। देखिए, इस किताब में जो हास्य है, जो मजाक है, वो कोई हल्का फुल्का नहीं है। उसे तो जैसे आग में तपाया गया है। नैपकिन पर लिखे गए साइकियाट्रिक सिद्धांत, गंदी सी रसोई में होते थेरेपी सेशन, ये सारी बातें सिर्फ हंसाने के लिए नहीं है। नहीं, ये जिंदा रहने की एक तरकीब है। और इसके जरिए बरोज हमें एक बहुत गहरी बात सिखाते हैं। वो ये कि हंसी, खासकर जब वो तंज से भरी हो, तो सदमे के तीखे दर्द को थोड़ा कम जरूर कर सकती है, लेकिन, और ये बहुत जरूरी है, वो उस दर्द को पूरी तरह मिटा नहीं सकती। तो सवाल ये है कि क्या ऑगस्टिन इस पूरी उथल-पुथल से कभी बाहर निकल पाया? जवाब है हाँ, लेकिन ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है जहां सब कुछ आखिर में ठीक हो जाता है। वो एक विद्रोही पहचान, एक जबरदस्त आज़ादी और खुद को व्यक्त करने की एक गहरी भूख के साथ इस सबसे उभरा। इसमें उसका सबसे बड़ा हथियार बना लिखना। लिखना ही उसका आईना भी बना और उसका नक्शा भी। और सबसे खास बात, उसने अपने अतीत पर कोई पर्दा डालने या उसे सुंदर दिखाने की जरा भी कोशिश नहीं की। और यही बात इस किताब को इतनी हैरान करने वाली सच्चाई देती है।
फिंच परिवार से उसका निकलना किसी बड़े क्लाइमैक्स या सुखद अंत के साथ नहीं होता। कोई आसान सा समाधान नहीं मिलता। वो बस आगे बढ़ जाता है, अपने उस अजीबोगरीब अराजक बचपन का बोझ और उससे मिली सीख दोनों को अपने साथ लेकर। तो आखिर में रनिंग विद सिजर्स सिर्फ एक लड़के की कहानी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये नैतिकता, लचीलेपन और मुश्किल हालात में भी शान बनाए रखने पर एक गहरा अध्ययन है। ये किताब समाज की भी आलोचना करती है और हमारे सामने कुछ बहुत जरूरी और सच कहूं तो कुछ बहुत असहज सवाल भी छोड़ जाती है। पहला सवाल क्या होता है जब बड़े लोग बच्चों की देखभाल के उस भावनात्मक वादे को ही तोड़ देते हैं? दूसरा, क्या कला और रचनात्मकता सच में दर्द से मुक्ति दिला सकती है, या फिर वो बस उस दर्द को और खूबसूरती से बयान करने का एक जरिया है? और शायद सबसे बड़ा सवाल, उन लोगों के लिए ठीक होना, हील करना आखिर कैसा दिखता है जिन्हें बिना किसी नियम, प्यार या सुरक्षा के बड़ा किया गया हो। और देखिए, बरोज इन सवालों का कोई बना बनाया आसान सा जवाब नहीं देते। वो मुक्ति का कोई वादा नहीं करते। वो तो बस हमें सोचने पे मजबूर करते हैं। वो जिंदगी को ठीक वैसा ही दिखाते हैं जैसी वो असल में कई लोगों के लिए होती है, अन्याय से भरी, अजीब और लगातार अप्रत्याशित। आखिर में रनिंग विद सिजर्स किसी सुखद अंत या समाधान के बजाय सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी को चुनती है, और शायद यही इसकी सबसे बड़ी, सबसे साहसिक उपलब्धि है।